तो वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, बड़ी जानकारी आपसे साझा कर दे। और इसी के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 11 बजे का समय रखा गया था। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और साथ ही अब शुरू हो चुका है प्रश्नकाल भी। तो वहीं आज विपक्ष भी अपने सवालों को लेकर के तैयार रहेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वहीं विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलिए सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। इसमें मार्च जुलाई एवं अगस्त 2021 में कुल 1495 उष्ट कल्याण शिविर आयोजित कर 70,469 ऊँटों को की चिकित्सा कर कुल 14,309 ऊँट पालकों को लाभान्वित किया गया। खंड 2, जी हाँ, पशु गणना प्रति 5 वर्ष में कराई जाती है। वर्तमान में पशु गणना 2019 अनुसार देश के कुल ऊँटों की संख्या का लगभग 84.43% ऊँट राजस्थान में है। पशु गणना अनुसार गत 30 वर्षों से ऊँटों की संख्या में नियमित तौर पर गिरावट का मुख्य कारण निरंतर यांत्रिक संसाधनों का विकास एवं ग्रामीण स्तर तक उच्च स्तर की परिवहन सुविधा का उपलब्ध होना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है और छोटा सा ही प्रश्न है। मंत्री जी ने गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे जो बात है वो ही पढ़ के सुनाई है। उन्होंने अपने ओपिनियन का जवाब नहीं दिया है। मैं समझ चाहता हूँ, क्या राजस्थान सरकार इस ऊंट को पशु राज्य से मुक्ति दिलाएगी? अगर इससे आप मुक्ति नहीं दिलाओगे, आपने करीब 6,000 ऊंट मरना कबूल किया है। ये तो वो कबूल किया है जिनका बीमा हुआ है। प्रश्न पूछिए। और हजारों पशु मर गए और ये ऊंट लोगों के घरों में बाहर चले गए और नेक्स्ट राजस्थान में एक भी ऊंट नहीं मिलेगा। आपने कारण ये बताया। प्रश्न पूछे, भाषण नहीं। प्रश्न ये पूछता हूँ कि साहब, इन ऊंटों को जिंदा रखना है और इन ऊंट पालकों को गरीब लोग पालते हैं, इनको महसूस करते हुए तो आप राज्य पशु घोषित करने की नौबत आपको क्या आई है, ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, जैसा स्पष्ट है कि अधिनियम 2015 आने के बाद में न तो हम स्टेट से बाहर ले जा सकते, न माल ढो सकते। इसके कारण ये बात सही है कि ऊँटों के संरक्षण के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सदन को ये जरूर बताऊंगा कि आने वाले सत्र में जो कमेटी ने फैसला किया और माननीय सदस्यों की राय ली गई है, उसके अनुसार हम इसमें अधिनियम 2015 में कुछ संशोधन करेंगे और ये तय करेंगे कि उसमें आवाजाही रहे और जो ऊँट का रखरखाव है वो वापस किसान अपने घरों में रखें। ये बात भी सही है कि वर्तमान समय में ऊँट के रखरखाव से ऊँट पालक और जो खेतों में काम करने वाले जो किसान वर्ग के लोग थे, उन्होंने सबने एक तरह से अपना नाता तोड़ लिया है इस अधिनियम आने के बाद में। मैं सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में जो रिपोर्ट और जो ड्राफ्ट तैयार है उसको हम पेश करेंगे। माननीय मंत्री जी, पशु दर्जा राज्य पशु डिक्लेयर करने से क्या फायदा, क्या नुकसान? अध्यक्ष महोदय, अधिनियम 2015 बना उस समय इसी सदन ने राज्य पशु घोषित किया। मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि वो सहमत हों तो हम इसमें पूरा संशोधन भी कर सकते हैं। मैंने राज्य पशु घोषित करने से क्या लाभ होता है? मतलब जिस पशु को नहीं घोषित करते हैं उसका क्या होता है, जो घोषित करते हैं उसमें क्या अंतर आता है? अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना में समझ चुका। मुझे भी आज दिन तक ये मालूम नहीं चला कि उस टाइम की जो स्थिति रही है, ये 2015 में इसको राज्य पशु क्यों घोषित किया गया। पर जो भी परिस्थितियां बनी होगी उस टाइम, क्योंकि मैं तो सदन में था नहीं, पर मेरा तो अभी भी निवेदन है कि हम इसमें संशोधन करें। ये बात सही है कि जो वर्तमान स्थिति ऊँटों की चल रही है उसमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर, 471। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16/11/2017 से पर्यावरण अनुमति एवं रिप्लेसमेंट स्टडी के बिना खनिज बजरी के खनन पर रोक के उपरांत विधानसभा क्षेत्र कपासन की बनास नदी में अवैध रूप से चोरी छिपे बजरी खनन किया जाता है। उक्त अवैध खनन का कारण खनिज बजरी की मांग व आपूर्ति में अंतर है।
जिनमें दोषियों के विरुद्ध राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 एवं 60 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। विधानसभा क्षेत्र कपासन में स्थित बनास नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम एवं मान्य न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु खान विभाग के अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों एवं जिला कलेक्टर चित्तौड़ द्वारा राजस्व, परिवहन, पुलिस, वन एवं खान विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित कर गठित विशेष दल SIT द्वारा नियमित एवं औचक चेकिंग जांच की जाती है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 16/11/17 से 31/8/2021 तक अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के कुल 448 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है। दर्ज प्रकरणों की संख्या, कुल प्रकरण, दर्ज FIR की संख्या, कुल वसूल राशि: अवैध खनन 13, अवैध निर्गमन 409, अवैध भंडारण 26, कुल प्रकरण 448, FIR संख्या 59 और कुल वसूल राशि शास्त्रीय अमाउंट 441 लाख। खंड 2, उक्त विधानसभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थानों में अवैध बजरी दोहन में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गत 2 वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31/8/2021 तक 51 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। विवरण निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष दर्ज FIR मान्य न्यायालय के आदेश से वसूल की गई जुर्माना राशि: 2019-20 FIR दर्ज हुई 40 और जुर्माना हुआ 34 लाख रुपए। वर्ष 2020-21 FIR दर्ज हुई 4, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। वर्ष 2021-22 FIR दर्ज हुई 7, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। कुल 51 प्रकरण में 42 लाख रुपए जुर्माना हुआ। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र कपासन में मान्य उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु बजरी के अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने बाबत राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। प्रदेश में खनिज बजरी का सस्ता एवं सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 25/1/2021 को राजस्थान एमसेंड नीति जारी करते हुए आकर्षक प्रावधान किए गए, जिसमें एमसेंड इकाई स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में मैसनरी स्टोन के डेलीनिएट किए गए प्लाट में से 2 प्लाट का आरक्षण और बर्डन डम्प्स का नीलामी से आवंटन एवं DMFT की राशि में छूट, राज्य के निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% मात्रा में एमसेंड के उपयोग की अनिवार्यता तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के परिलाभ सम्मिलित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपस्थ भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में बजरी खनन पट्टे में खनन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जालोर जिले में 2 खनन पट्टों में बजरी खनन की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के उक्त निर्णयों से खनिज बजरी के अवैध खनन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र कपासन सहित प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई एवं रोकथाम हेतु प्रयास किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, क्या ये सही है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश 16/11/17 के 17 से बनास नदी में बजरी खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हैं? प्रतिबंध होने के बावजूद भी रोजाना 400 से 500 साधन जिसमें डंपर, ट्रेलर, ट्रैक्टर, JCB इस कारोबार में लगे हुए हैं, जिससे नदी का जल स्तर खत्म हो गया, आसपास के इलाके खत्म हो गए और सड़कें भी टूट गई। क्या सरकार को 10 से 20 लाख रुपए की रोजाना राजस्व की आय होती है, वो भी खत्म हो गई। क्या सरकार अवैध बजरी के कारोबार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई, इससे भी ठोस करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं, हाँ, भाषण नहीं है, ये ठोस कार्रवाई, इतना साधन होने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? जबकि 5 SDO बैठते हैं आसपास, 5 थाने, 5 तहसीलदार, इतना लवाजमा है सरकारी। क्या सरकारी तंत्र ही इस कारोबार को बढ़ावा देने में लगा हुआ है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय,
पहला प्रश्न जो आपने माननीय सदस्य जी ने कहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय की 16/11/17 से बजरी खनन पर प्रतिबंध है। इसके लिए राज्य का पक्ष बड़ी मजबूती से वहाँ पर हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा रखा गया है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसके लिए निजी खातेदारी में लीज दी, बड़ी लीज के लिए हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया करके 3 लीजें अभी भीलवाड़ा जिले में, जालौर जिले में 2-3 बड़ी लीजें चालू की ताकि वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हो सके। एमसेंड निधि लागू की, उसमें जो शिथिलताएं दी वो मैंने अभी उत्तर में आपको सदन को जानकारी दी। साथ ही मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य जी की अवैध खनन के ऊपर जो चिंता है वो वाजिब है। अवैध खनन बरसों से होता है, पिछली सरकार के समय में भी हुआ, आज भी हुआ, इससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पे माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि भाई आपने क्या प्रभावी कार्रवाई की, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को मैं जो 2 साल 9 माह में अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई की है और बाकी गत सरकार के जो 2 साल 9 माह थे उसकी तुलना मैं सदस्य जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। इस अवधि में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा सभी प्रकार के अवैध खनन के खिलाफ 32,522 प्रकरण बनाए और भाजपा सरकार के समय मात्र इस अवधि में 12,439 प्रकरण बनाए गए थे। इसी अवधि में हमारे द्वारा 2,639 FIR दर्ज की गई। भाजपा सरकार के द्वारा 2,030 FIR दर्ज की गई थी। इसी तरह हमारी सरकार के द्वारा 32,529 वाहन मशीनरी जब्त किए। भाजपा सरकार के द्वारा 10,441 वाहन इस अवधि में जब्त किए गए थे। अध्यक्ष जी, इसी अवधि में 236 करोड़ की पेनल्टी विभाग के अधिकारियों ने वसूल की और भाजपा सरकार के द्वारा 75 करोड़ की वसूली की गई थी। केवल हम बजरी की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ये भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार यदि इस अवधि में हमारी सरकार द्वारा अवैध बजरी के 23,391 प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि पिछली सरकार में इस अवधि के दौरान मात्र 5,670 प्रकरण बजरी के दर्ज किए थे। हम बजरी के FIR की बात करें तो इस अवधि में 2,178 बजरी के मामलों की FIR दर्ज कराई गई और गत सरकार के द्वारा केवल मात्र 634 FIR दर्ज की थी बजरी की। हमारी सरकार के द्वारा 23,689 वाहन मशीन जब्त किए हैं। गत सरकार के समय मात्र 5,146 वाहन जब्त किए थे। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, बजरी की आप सुनने नहीं, बंद कर दें। बजरी के 156 करोड़ रुपए पेनल्टी वसूल की गई और भाजपा सरकार के द्वारा मात्र समय 19 करोड़ रुपए वसूल की गई थी। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने 2 वर्ष 9 माह में लगभग 6 विशेष अभियान चलाए। उसमें जिला कलेक्टर जी को, वन विभाग को, पुलिस को, सभी विभागों को उसमें शामिल किया गया और गत सरकार के द्वारा इस अवधि में केवल मात्र 2 बार अभियान चलाए गए थे। तो सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी की कोई व्यक्तिगत शिकायत हो वो मुझे देंगे तो मैं उस पर सख्ती से जांच करवा के सख्ती से उस पर कार्रवाई कराऊंगा, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो कपासन क्षेत्र का इन्होंने कहा, ये JCB, डंपर, ट्रैक्टर, कई प्रकार के वाहन, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इस समय में इस जगह कितनी JCB जो चल रही थी उसको आपने पकड़ी है और उनमें से कितने को छोड़ा है और कितने आज भी थाने में पड़ी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूरी डिटेल FIR इसकी पूरी दे चुका हूं और फिर भी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, मैं विस्तृत रिपोर्ट इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। अगला प्रश्न श्री गिरधारी लाल। 472 खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक 4 दिरासर, सामसर, सत्तासर, समंदरसर सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। खंड 2 वर्तमान में डूंगरगढ़ विधानसभा में 2 समितियां
भवन व गोदाम विहीन है, जिनका नामवार विवरण निम्नलिखित है। सत्तासर और सांवतसर। खंड 3, उक्त विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक कुल 6 समितियों के भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक भवन व गोदाम के लिए 12 लाख रुपए की स्वीकृत राशि की घोषणा की गई है। इसमें से 2 समितियों के निर्माण कार्य पूरे कर दिए गए हैं तथा 2 समितियों के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं तथा 2 समितियों के कार्य अभी आरंभ नहीं हो पाए हैं। विवरण निम्नानुसार है। स्वीकृत गोदाम 2 2019-20, 20-21 में 2, 21-22 में 2। निर्मित गोदाम 19-20 में 2, 20-21 में 0, 21-22 में 0। निर्माणाधीन गोदाम 19-20 में 0, वर्ष 20-21 में 2 और वर्ष 21-22 में 0। कार्य आरंभ नहीं हुए। 2 में 20-21 के 2 गोदाम के अभी कार्य आरंभ नहीं हुए। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मंत्री जी से यही जानना चाहूँगा, क्या सरकार हर राष्ट्र ग्राम में सहकारी समिति गठित करने की विचार रखती है भवन के साथ साथ? जैसी बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष 500 नई जीएसएस बनाई जा रही है। 4 साल में 2000 बनाई जाएगी और प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस निर्मित हो जाए। अगला प्रश्न श्री सुरेश टांक। अगला प्रश्न श्री दानिश अबरार। अगला प्रश्न श्री गोपाल लाल शर्मा। 475। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत छोटी बिजोलिया के गांव तीखी की आबादी 239 है, जबकि भारत सरकार स्तर से 400 से 800 की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। खंड 2, वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें स्वीकृति देगी, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे गए, जिनके संबंध में अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो तिक्की गांव में, जो ये तिक्की में 500 से भी ज़्यादा आबादी भी रहती है, एक 2011 की पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, तो वहाँ पे वापस जब पॉपुलेशन जनसंख्या की गणना होगी तब तक वो आदमी वही शिक्षा से वंचित रहेंगे, या सरकार उनके लिए कुछ छोटी मिनी आंगनबाड़ी या कुछ खोलने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक नई गाइडलाइन के आधार पर जनसंख्या की बात नहीं होगी, तब तक इस गांव की महिलाओं और बच्चों को नज़दीक के केंद्र मानगढ़ से जोड़ा हुआ है, जहां से सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, चाहे आंगनवाड़ी की, चाहे मिनी आंगनवाड़ी की, भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की हम यहाँ पे घोषणा नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है और पिछले 2.5-3 वर्षों में जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, कई माननीय सदस्यों की ये रहती है मांग कि नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएं। मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि सभी लोग भारत सरकार की मंत्री जी को और भारत प्रधानमंत्री जी को एक पत्र का एक हैशटैग चलाएं, इस तरह से 200 सदस्य पत्र लिखें केंद्र सरकार को कि राजस्थान के अंदर नवीन आंगनवाड़ियों की जरूरत है और अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न श्री हरीश चंद्र मीणा। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 477। अध्यक्ष महोदय, खंड 1
विधानसभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें से 13 पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 10 पत्रावलियों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। 3 पत्रावलियां कृषकों द्वारा पाइपलाइन स्थापना नहीं करने के कारण निरस्त की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें से सभी 6 पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। कृषकों की गांववार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 1,16,664 रुपये तथा वर्ष 2021 में राशि 57,175 रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें संपूर्ण राशि का उपयोग हुआ तथा कोई राशि शेष नहीं रही। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र सोजत में वित्तीय वर्ष 19-20 में 16 आवेदकों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई, जिसका कारण पत्रावलियों का विभागीय दिशा निर्देशों अनुसार नहीं होना रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त सभी 6 आवेदकों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। कोई भी आवेदन निरस्त नहीं हुआ। कृषकों की कारण सहित सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि दिशा निर्देश क्या थे और पत्रावली वार बताएं किन किन दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गई, और वर्ष 2019-20 में 26 पत्रावली देने के बावजूद 2 वर्ष बीत जाने के बाद मात्र 10 ही वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, ये इसका कारण बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि दिशा निर्देश की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पर यह बात सही है कि जिन 16 कृषकों को अनुदान नहीं मिला उनकी सूची भी मैंने मंगवाई है, वो मैं आपको दे दूंगा। और उसके आगे कारण लिखे हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने जो कमियां रखी कागजों में ऑनलाइन, वो सूची मेरे पास है। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है कि पैसों के कारण हुई। ऑनलाइन जो पोर्टल पे इन्होंने पत्रावलियाँ पेश की, उसमें कहीं न कहीं खामियां रही है। 16 व्यक्तियों के गांव सहित एड्रेस मेरे पास में है और इन कमियां, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है कि वो आपसे संपर्क करेंगे, और जो ये 16 व्यक्ति रहे हैं, यदि ये पुनः अप्लाई करते हैं पोर्टल पे तो निश्चित तौर पे इनको अनुदान दिया जाएगा। श्री अगला प्रश्न हरीश चंद्र मीणा 476। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से देवली उनारा से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में खेल स्टेडियम के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम उनियारा में 5.90 हेक्टेयर भूमि खसरा नंबर 1277 आवंटित है। खंड 2 बजट उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है। समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के तहत तहसील पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। बजट वर्ष 2021-22 की घोषणा के बिंदु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाने हेतु विधायक निधि, सांसद निधि, जनप्रतिनिधि, जन सहयोग, CSR से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।